हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी के शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे संस्थान में बीएड स्पेशल एजुकेशन के तीनों कोर्स चलते हैं, बीएड एचआई, वीआई और आईडीडी। मैं आपको बीएड एचआई का, या हम कह सकते हैं कि बीएड एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों में कुछ कॉमन टॉपिक ऐसे होते हैं जो तीनों कोर्स के लिए उपयोगी हैं। आज हम लोग उसी के थ्रू एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है यूडीएल मेथड, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग जो प्रोसेस है वो हर किसी बंदे के लिए उपयोगी है, चाहे वो आपका किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। जैसे अगर बच्चा एचआई है, वीआई है, आईडीडी है, या कोई भी नॉर्मल बच्चा है, उसके लिए भी हम यूनिवर्सल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यूडीएल मेथड क्या होता है, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। जैसा कि हिंदी में हम उसे बोलते हैं सर्व सुलभ अधिगम रूपांकन, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ फॉर लर्निंग यूडीएल मेथड। जो यूनिवर्सल मेथड डिज़ाइनिंग मेथड जो होता है वो हर किसी बच्चे के लिए उपयोगी होता है। या हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जैसे शिक्षा का उद्देश्य हमें केवल ज्ञान देने से ही नहीं है कि हमने बच्चे को शिक्षा दी, केवल शिक्षित किया, नहीं, बच्चे का सर्वगुणी विकास ही हमारा टारगेट होना चाहिए। बच्चे को शिक्षा देते समय हम एक अध्यापक होने के नाते हमें ये पहले से तैयारी रखनी चाहिए कि हम बच्चे को केवल शिक्षा ना दें, बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई उन सार्वभौमिक हर बच्चे के हर पहलू पे हम वर्क करें। तो आइए हम उसकी हर क्षमता को हम अच्छे से उभार सकें, उसकी और हम क्षमता को बढ़ा सकें, उसकी क्षमता को हम कैसे निखार सकते हैं। तो हम केवल बच्चों को शिक्षित ना करें, उनका सर्वगुणी विकास भी कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के अंदर उनकी क्षमता के अनुरूप वो कैसे अपना आउटपुट, अपना सर्वोत्तम आउटपुट दे सकते हैं, सीखने का अवसर प्रदान करना, ये एक अध्यापक का फर्स्ट एम होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने क्लासरूम में किस प्रकार शिक्षा को कितनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने अच्छे तरह से अपने बच्चों को हम टीच कर सकते हैं, वो अध्यापक का प्रथम कर्तव्य और प्रथम लक्ष्य भी होना चाहिए, ताकि हमारे क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनमें वेरिएशन जो है, वो वेरिएशन बच्चों की क्षमताओं के अनुरूप हमें जो अपना टीचिंग मेथड यूज़ करना है वो हर बच्चे के लिए लाभदायक। किसी एक बच्चे को ध्यान में रख के हमें अपनी शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि शिक्षा को बहुत अधिक उपयोगी बना करके हम बच्चों को जब शिक्षित करते हैं और उनके पूरी क्षमता का उपयोग हम जब करते हैं अपने क्लासरूम में, तब कहीं जाकर के बच्चे का सर्वगुणी विकास होना संभव है। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आगे। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया है कि हम सभी प्रकार के विद्यार्थियों को, विशेषकर उन बच्चों को जिन्हें आवश्यकता की ज़रूरत है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य गति से सीखने वाले बच्चे और तेज गति से सीखने वाले बच्चे, और वो बच्चे जो स्लो लर्नर हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास में जो बच्चे होते हैं वो सभी सीखने की क्षमता सब में बराबर हो। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, धीमी गति से सीखते हैं। तो अध्यापक को, अगर हम पूरी क्लास को लेकर के चल रहे हैं एक साथ और पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो हमें उस स्लो लर्नर बच्चे को भी पूरा फोकस करना चाहिए, ताकि जो हमारी शिक्षा देने की जो लक्ष्य है उसे हम पूरा कर सकें। ज़रूरी नहीं कि एक स्लो लर्नर बच्चा है तो वो शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना पूरा आउटपुट दे करके उस बच्चे को पूरी शिक्षा, कैसे वो किस मेथड से सीख सकता है और किस प्रोसेस से सीख सकता है, ये हमें बच्चे, एक टीचर को पता होना चाहिए।
तो सामान्य अवसर मिलने चाहिए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके जो इनका समाधान निकाला गया वही यूनिवर्सल मेथड हुआ, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। यूनिवर्सल मतलब सब जगह उस मेथड को एक प्रकार से ही यूज़ किया जाए। अब यूडीएल एक ऐसा ढांचा है जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को तैयार करने में सहायता करता है। यह शिक्षा की प्रणाली को लचीला और समावेशी बनाता है। समावेशी का क्या उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को जब शिक्षा देते हैं तो वो सामान्य बच्चों को और विशेष बच्चों को हम एक साथ पढ़ाते हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जिसमें लचीलापन भी हो और समेकित शिक्षा पे भी बल दिया जाए, वही यूनिवर्सल मेथड है। यूडीएल की परिभाषा क्या है भाई, डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। यूडीएल की डिफिनीशन क्या है। ये टॉपिक आपके एचआई, वीआई और आईडीडी, ये टॉपिक जो है आपके तीनों में कॉमन है और हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग को क्या है, कृपया इसे एक्सप्लेन करिए। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। आइए हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। यूडीएल की परिभाषा। यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग एक शैक्षिक ढांचा है। क्या है? एक शिक्षा का एक स्ट्रक्चर है जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को लचीला, समावेशी और अनुकूलित बनाता है। यह अवधारणा सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है। जो आपका यूनिवर्सल मेथड है उसे किसने बनाया था? उसे किसने अप्लाई करके तैयार किया था? सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी ने इसे तैयार किया था। इसमें क्या था? यूडीएल मेथड में हम जो बच्चे के लिए जो डिजाइन ऑफ लर्निंग है उसको इस तरह का बनाया गया जो सभी बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो। जैसे एक स्लो लर्नर बच्चा है या एक सामान्य बच्चा है या एक प्रखर बुद्धि का बच्चा है, तो ये जो मेथड है वो हर किसी के लिए उपयोगी है सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि इसमें केवल 30 बच्चे ही सीख पाएंगे और स्लो लर्नर पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो मेथड का जो डिजाइनिंग है, डिजाइन ऑफ लर्निंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको। अब हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यूडीएल के 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से? कभी कभी जब इसे एक्सप्लेन कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो हम यूडीएल के डेफिनेशन के अलावा उसके सिद्धांत कैसे होते हैं, उसके कार्यप्रणाली क्या है, ये सभी हमें चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूडीएल के 3 मूलभूत सिद्धांत। यूडीएल के मुख्यतः 3 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा अभिव्यक्ति के विविध साधन। जैसे हम प्रेजेंटेशन अपना देते हैं तो अभिव्यक्ति का भी हमें मल्टीपल साधन को यूज करना चाहिए। जैसे मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अभिव्यक्ति के विविध साधन। हर व्यक्ति जानकारी को अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है। कोई दृश्य के माध्यम से बेहतरीन तरीके से ग्रहण करता है तो कोई श्रवण के माध्यम से। बिल्कुल सही। जैसे कि एक बच्चा है जिसने कोई घटना देखी, समझ सकते हैं हम। एक अध्यापक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अध्यापक है, उसने अपने क्लासरूम में एक स्टोरी बताई, बच्चों को स्टोरी पूरी अच्छे से समझाई और सुनाई। तो प्रत्येक बच्चे को एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबकी हम कह सकते हैं कि सबकी सीखने की कैपेसिटी अलग है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंटेशन भी अलग होगा। कोई वही स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएगा तो कोई वही स्टोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बताएगा। तो सभी के सीखने का माध्यम भी अलग होता है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअली किसी चीज़ को अगर देख लेते हैं तो वो कभी नहीं भूलते, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑडिबल होते हैं, जो चीज़ें सुनते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा माइंड अपना उनका शार्प होता है, चीज़ों को सुनकर के बड़ी तेज़ी से सीखते हैं। तो इस मेथड में क्या है, विद्यार्थी जानकारी को अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। कुछ बच्चे सुन करके, कुछ बच्चे देख करके, और कुछ बच्चे सुन और देख करके दोनों तरीके से वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अब पहले क्या था, शिक्षा का इतना साधन नहीं था। लोग किताबें या हम कह सकते हैं अध्यापक के द्वारा जो व्याख्यान दिए जाते थे,
यह अध्यापक के सारा जो प्रेजेंटेशन होता था बस वहीं तक सीमित था। लेकिन आज शिक्षा का माध्यम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उनके माध्यम बहुत ज़्यादा तेज़ी से है, जैसे विजुअल मेथड्स हो गए, आपके ऑडिबल मेथड्स हो गए। तो जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। बच्चों के सीखने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, क्योंकि अब मल्टीमीडिया है, ई कॉमर्स है, तो इन सब चीज़ों से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। हर विद्यार्थियों को जानकारी को ग्रहण करने से अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है। कोई दृश्य के माध्यम से बेहतरीन तरीके से सीखता है, तो कोई श्रवण के माध्यम से। इसे हम यूनिवर्स यूडीएल यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री विभिन्न रूप में उपलब्ध हो, और यूडीएल मेथड यह सुनिश्चित करता है कि जो सामग्री है वह इन तीनों चीज़ों के रूप में उपलब्ध हो, जैसे ऑडिबल भी हो, विजुअल भी हो और ऑडियो विजुअल दोनों हो, ताकि जो बच्चा है वो बहुत अच्छे ढंग से सीख सके। आई थिंक आप लोगों को ये इसका फर्स्ट सिद्धांत काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम अपने सेकंड सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्यक्त अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके, मल्टीपल मीन्स एक्शन एंड एक्सप्रेशन। विद्यार्थी अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, जैसे लिखित, मौखिक प्रस्तुति या चित्रीकरण, या आप कह सकते हैं वीडियो निर्माण। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसे हमने किसी भी टॉपिक को पढ़ाया, तो बच्चा अपना उस पढ़ाए हुए टॉपिक को एक्सप्लेन करने के उसके कई तरीके हैं। जैसे बच्चा लेखन में, लिखित में भी दे सकता है, मौखिक में। अच्छा, ये छोटे हम लोग इसमें ध्यान थोड़ा आकर्षित करते हैं आप लोगों का, कि जैसे ये छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसमें लिखित परीक्षाओं के साथ साथ मौखिक एग्जाम यानी ओरल टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, ताकि जो बच्चा है उसका सर्वगुणी विकास हो सके। केवल वो रिटन लैंग्वेज में ही बात ना करे, बल्कि ओरली एक्सप्रेशंस को देने के लिए वो तैयार हो सके। क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को टीच करते हैं तो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे हम ध्यान देते हैं, और ताकि उसकी एक्टिविटी किस प्रकार की है, किस तरह से वो अपने आप को मॉडिफाइड कर सकता है, किस तरह से वो अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है, भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती हैं तो बच्चे को जो सीखने की गति है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन हाँ, मोस्टली एग्ज़ाम आपके जो होते हैं वो लिखित में होते हैं। इंटरव्यू भी एक इसी का पार्ट है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जब हम हर एग्ज़ाम में हम कह सकते हैं हर नौकरी के लिए जब कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है कि बच्चे का ओरल प्रेजेंटेशन किस तरह है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है किसी चीज़ को देखने का, ताकि हम ओरली बच्चे को कैसे एग्जामिन कर पाएंगे। तो इंटरव्यू लेने का यही मेन मकसद होता है कि ओरली बच्चे का प्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, वो अपना कम्युनिकेशन स्किल उसका कितना डेवलप है, या उसका माइंड किस प्रकार का सोचता है, प्रेजेंटेशन कैसा देता है। तो जो यूडीएल मेथड है इसमें भी हम जो बच्चे का प्रकट करने का, ज्ञान का प्रकट करने का तरीका होता है वो भी बहुत अलग अलग तरीका होता है। जैसे लेखन में आपका मौखिक प्रस्तुति, चित्रकारी व्यवस्था, मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे आपने समझा होगा, कभी कभी आप लोगों बच्चों ने देखा होगा कि जैसे कुछ बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, ऑटिज्म से पीड़ित हैं। वो जब ऑटिज्म से पीड़ित है बच्चे, तो क्या होता है, कम्युनिकेट उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए वो क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं। वो जो चीज़ें अच्छे से नहीं सीख सकते, कहीं ना कहीं पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अपनी भावनाओं को वो पेंटिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं सामने वाले को। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे अपने इस मेथड के द्वारा विभिन्न तरीकों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं या सीखे हुए ज्ञान को व्यक्त करते हैं। ठीक है, वीडियो के निर्माण के माध्यम से यूडीएल इस प्रकार की अभिव्यक्ति विभिन्नताओं को मान्यता देता है और उसे प्रोत्साहित करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं।
संप्रकृति के विविध साधन, मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट। हर विद्यार्थी की रुचि, प्रेरणा, ध्यान केंद्रित की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। यूडीएल इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसी विविधता गतिविधियां तैयार करता है जो विद्यार्थी को आत्म प्रेरित और सक्रिय बनाए। जो विद्यार्थियों को क्या करे? आत्म प्रेरित और सक्रिय बनाए। इसमें हर व्यक्ति की हम रुचि को, बच्चे जो होते हैं उनकी हम रुचि देखते हैं, क्षमताएं देखते हैं कि आखिर उस बच्चे की क्षमता कितनी है। तो हम जो ऐसा मेथड यूज करते हैं यूडीएल सिद्धांत के अंतर्गत, जो गतिविधियां ऐसी तैयार करते हैं, जो बच्चे की एक्टिविटी होती है इस तरह की तैयार की जाती है कि जो उस बच्चे के लिए सुटेबल हो। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड गतिविधियां करवा दें और बच्चा उसके लिए एलिजिबल ही ना हो, उसकी क्षमता ही उतनी ना हो। तो क्या हमारा जो सिखाने का प्रोसेस है, उसका लर्निंग मेथड है, क्या वो हम कंप्लीट कर पाएगा टास्क? बिल्कुल नहीं। जब भी हम कोई लर्निंग का टास्क लेते हैं तो बच्चे की क्षमता को ध्यान में रख करके ही लेना चाहिए। अगर बच्चे की क्षमता के स्तर से वो उसके सिखाने का जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा ओवर हुआ तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, बल्कि हमारा टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए बच्चे की क्षमता और उसकी आवश्यकता, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में टीचिंग का मेथड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूडीएल की विशेषताएं। यूडीएल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की विशेषताएं क्या क्या हैं? एक तो पहला समावेशिता। ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, चाहे वो सामान्य हो, स्लो लर्नर हो, आपका स्पेशल बच्चा हो, ऑटिस्टिक हो, कोई भी बच्चा हो, उन सभी के लिए यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट है लचीलापन पाठ्यक्रम। इसका जो पाठ्यक्रम है, लचीलापन पाठ्यक्रम को इस प्रकार रूपांतरित किया जाता है जो विभिन्न क्षमताओं के अनुरूप होता है, ताकि विभिन्न क्षमता के बच्चे भी आसानी से इस मेथड से सीख सकें। नेक्स्ट है तकनीकी का समावेश। अब इसमें क्या होता है? टेक्नोलॉजी का समावेश होता है। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत डिफरेंस है। पहले की शिक्षा व्यवस्था में हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे, लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें क्या है? छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं। इसमें बच्चा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी विद्यार्थी पे मेन फोकस होता है, अध्यापक पर नहीं। हम ऐसे मेथड बनाने, यूडीएल में ऐसे डिजाइन ऑफ लर्निंग होती है जिसमें अध्यापक को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, बल्कि बच्चे को ध्यान में रख करके यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग को तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा ही केंद्र में है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की विविधता। छात्रों को विभिन्न माध्यमों से मूल्यांकन की सुविधा दी जाती है। मूल्यांकन की विविधता इसमें बहुत देखने को मिलती है। जैसे छात्रों की सुविधा के अनुसार हम उसे मूल्यांकित करते हैं। जैसे किसी बच्चे को रिटन में अच्छा है तो भाई रिटन में ले दो, ओरली अगर वो प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा दे सकता है तो ओरली ले लिया, नहीं तो चित्रांकन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से। तो इसमें जो है हम बच्चे की सुविधा को भी ध्यान में रखते हैं। जब हम यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग को तैयार किया जाता है तो बच्चे की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत में यूडीएल की प्रासंगिकता भारत जैसे विविधता वाले भरे हुए देश में विभिन्न पृष्ठभूमि से, भाषाओं से, संस्कृति से और क्षमता वाले बच्चे आते हैं। जैसे वहाँ यूडीएल की क्या भूमिका है और महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय यानी एनईपी 2020 में भी समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। समावेशी शिक्षा पर क्यों जोर दिया गया? इसीलिए ताकि जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो अपने आप को कम ना समझे, सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि उन्हें जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी है तो समाज में सामान्य लोगों के साथ ही उनको इंटरेक्ट करना है, समाज में सामान्य लोगों के साथ ही उनको रहना है। तो उससे समावेशी शिक्षा इसके लिए बहुत लाभदायक होती है इन बच्चों के लिए। विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए कम साधन वाले स्कूल और यूडीएल एक प्रभावी साधन है। ऐसे स्कूल जिनमें
आपका सीखने का जो हम कह सकते हैं कि साधन बहुत कम है। बच्चों के सीखने की जो क्षमता होती है, फिर हम उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, इसके लिए हम कैसे बच्चे को तैयार कर सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए ये सब चीज़ें, जो बच्चों ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनके यहाँ साधन नहीं है, आप हम कह सकते हैं कि इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, फिर भी हम उन बच्चों को यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ा टास्क होता है एक अध्यापक के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर नहीं मिलने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का पूरा अवसर मिलता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक अध्यापक को तत्पर रहना पड़ेगा बच्चों को सिखाने के लिए। हर वो संभव प्रयास करना पड़ेगा कि जिससे वो बच्चे सीख सकें। तो अब यूडीएल एक प्रभावी समाधान बन चुका है उन बच्चों के लिए जिनके तक साधन नहीं पहुंच पाता। यूडीएल का क्रियान्वयन कैसे होता है? शिक्षकों को का प्रशिक्षण, सबसे पहले जो हम यूडीएल मेथड है उसमें हम सबसे पहले अध्यापक को तैयार करते हैं। उसमें सबसे पहले जो यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग को अध्यापक कैसे यूज करें, किस तरह से उसे यूज करें, अपने विद्यार्थियों को किस तरह से उसके माध्यम से सिखाएं, तो सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होती है? अध्यापक की होती है, बहुत जरूरी है। अब इसमें पहला क्या है? क्रियान्वयन में यूडीएल के इस मेथड के क्रियान्वयन में पाठ्यक्रम में विविधता, पाठ्य सामग्री विभिन्न तरीकों से किस तरह से प्रस्तुत की जा सकती है, जैसे ऑडिबल के माध्यम से, विजुअल माध्यम से, इस तरह विभिन्न प्रकार के तकनीकी का उपयोग, जैसे स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल सामग्री, ऑडियो विजुअल टूल्स का समावेशन करना, जैसे तकनीकी का उपयोग कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। उसके बाद है अनुकूलन मूल्यांकन प्रणाली, एक ही परीक्षा प्रणाली साधन स्थान पर वैकल्पिक मूल्यांकन की पद्धति। इसमें अनुकूलन पद्धति जो है मूल्यांकन की, वो एक ही प्रकार की परीक्षा प्रणाली के स्थान पे वैकल्पिक परीक्षा मूल्यांकन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आइए हम अपने थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं आगे। अनुकूलन मूल्यांकन प्रणाली, एक ही परीक्षा प्रणाली में वैकल्पिक तरह के मूल्यांकन होते हैं, यानी जो परीक्षा प्रणाली है उनको मूल्यांकन करने के लिए भी हम अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग मूल्यांकन पद्धति को उपयोग कर सकते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम क्या है? जैसे समूह में सीखना। अगर एक बच्चा समूह में जब सीखते हैं तो बच्चे का कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का सीखने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है और कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया होता है, समुच्चय कार्य, परियोजना कार्य को अधिक बढ़ावा देता है। आइए हम लोग यूडीएल और समावेशी शिक्षा को पढ़ते हैं। दोनों में किस प्रकार यूडीएल मेथड आपको समावेशी शिक्षा में अधिक उपयोगी है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, वो किसी भी क्षमता के बच्चे हों। यूडीएल इस विचार का समर्थन देता है कि कक्षा में विविधता को एक साधन के रूप में देखा जाता है, ना कि बाधा के रूप में। यूडीएल इस चीज का फेवर करता है कि जो हमारी विविधता है, यानी सिखाने का जो अलग अलग प्रोसेस है, वो एक हम कह सकते हैं कि वो साधन के रूप में है, बल्कि बाधा के रूप में बिल्कुल नहीं है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट उसके आगे आते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं कि अब यूडीएल मेथड के कौन कौन सी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला है शिक्षक का परंपरागत दृष्टिकोण। अब जैसे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अपने पुराने मेथड्स को छोड़ना ही नहीं चाहते, समय के साथ अपडेट नहीं होना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन अध्यापक को हम कैसे आज की टेक्नोलॉजी बेस्ड शिक्षा के लिए तैयार करें। जब एक अध्यापक ही टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होगा तो शिक्षा टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसे देगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट है संसाधनों की कमी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जगह संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हम पूरी तरह से हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग के लिए पूरी तरह से हम संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं।
प्रशासनिक सहयोग की अभाव, प्रशासनिक सहयोग का अभाव भी होता है। भाषाई विविधता को संभालने की कठिनाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं भाषाई विभिन्नताएं होती हैं। जैसे किसी के घर में भोजपुरी बोली जाती है और क्लासरूम में हिंदी और इंग्लिश में बात होती है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं लैंग्वेज डिफ्रेंशिएशन को फेस करना पड़ता है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब यूडीएल का क्या आपका समाधान क्या क्या है? जैसे सतत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब इन बच्चों के लिए क्या यूडीएल मेथड के लिए कौन कौन से समाधान, कौन कौन से हम उपयोग कर सकते हैं? जैसे सतत शिक्षा कार्यक्रम चलने चाहिए जिसमें अध्यापक अपडेट हो सके, आज की टेक्नोलॉजी से लैस हो सके, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सके, तो उनके लिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर चलाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता। इसमें हम सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों दोनों का उपयोग कर सकें, उन दोनों की सहभागिता की उपयोगिता होती है। तकनीकी आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म, हमें अध्यापक को तकनीकी आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने चाहिए। यानी हर स्कूल में आपका स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, ई कॉमर्स होना चाहिए, इंटरनेट से पढ़ाने की सुविधा होनी चाहिए। तो ये भी एक हम कह सकते हैं समाधान है, प्लेटफॉर्म हमें अध्यापक को उपलब्ध कराना पड़ता है। नेक्स्ट है स्थानीय भाषाओं में सामग्री का निर्माण। जब हम यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग बनाते हैं तो हमें बच्चे की शिक्षा का माध्यम का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो शिक्षा का माध्यम है हम उसे उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही बच्चे को शिक्षा दें, इस पर भी अध्यापक को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है यूडीएल मेथड से अब हमने यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग को काफ़ी अच्छे से हमें लगता है एक्सप्लेन भी किया है, और आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से उसे बहुत अच्छे से समझा भी होगा इस टॉपिक को कि यूडीएल मेथड यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, उनका समाधान क्या है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग का रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? पहला है यूनिक डेवलपमेंट लर्निंग, नो। दूसरा है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तीसरा ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, और चौथा है यूनिवर्सल डिजिटल लर्निंग। सी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ फॉर लर्निंग। सी इसका राइट आंसर होगा, उसका यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूडीएल मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। बी, सभी विद्यार्थियों को एक समान ढंग से पढ़ाना। सी, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन प्रदान करना। और सी, पाठ्यक्रम को कठिन बनाना। नो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक छात्र को आवश्यकता के अनुरूप लचीलापन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के कितने प्रमुख सिद्धांत होते हैं? अभी आप लोगों ने पीछे देखा था कितने सिद्धांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का पहला सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला मूल्यांकन से, दूसरा प्रेरणा से, तीसरा अभिव्यक्ति के विविध साधन से, और चौथा है प्रस्तुतिकरण के विभिन्न साधन से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। प्रस्तुतिकरण की विभिन्न साधन, प्रस्तुतिकरण की
विभिन्न साधन। इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यूडीएल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? यूडीएल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? एनसीईआरटी, यूनेस्को, कैस या डी आरसीआई? इसका सही आंसर होगा CAST, कैस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूडीएल सिद्धांतों में प्रेरणा और संलग्नता किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर सी क्रियाओं के विविध साधन और ऑप्शन नंबर डी संलग्नता के विविध साधन। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग